कपिल शर्मा शो में आपने इन्हें देखा होगा विवेक सर के साथ। नाम क्या इनका? तो मैंने ऐसा ही कहा था कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कूल हैं। एक और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खान सरकार। आप बैठिए आप लोग सब लोग। चलिए, भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है। बोलते हो हम हमारे से बिंद्रा जी से बात होती रहती, तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए, बाद में यहाँ पता चला भाई आप लोग इतने बड़े संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए लोग। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीजें बताएंगे, उन लोग का है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है बताते हैं आपको भाई। देखिए, अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग हैं, इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, कमोगे सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे, एजुकेशन फील्ड से। तो जब भी हम लोग किसी चीज को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश यही रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीजें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर तो इंसान का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई, समझ में आ गया बाबू, तो ऐसा आपको तो वो एक जुबान में रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सेंस है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में, चाहे जहां पे भी है, उसे बढ़ के देना कर दीजिए। अगर आपको कोई 100 रुपए दे रहा है, आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएं उसको, चाहे वो आपका बिजनेस है, सर्विस है या कुछ भी है। आप हमारे पास लड़का है ना 200 रुपया फीस देता है, 6 महीना पढ़ के जाता है, दिन का पता है, लोग कहते हैं कि मास्टर सनक गया। लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज्यादा आप सर्विस दे सके। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीजों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछ लो। आप लोग के सेक्शन में होता होगा हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीजों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहां पर। हम लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की, यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखे, फिल्म समझ में नहीं आया, डायरेक्टर को बुलाओ एक डाउट सेशन लेना है हमको यहाँ पे, नहीं। ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पर। तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे तो लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कह सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटाख के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटाख के देंगे यहाँ पे, इंडियन है ये। तो चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज जैसा हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना, पहले गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है, मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम पे 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया यहाँ पे। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे।
तो हम अभी भी अपने आप को ये कहते हैं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा, चाहे आप जहाँ पे भी हैं, आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे कहीं पे भी हो। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीजों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसका कितना जेन्युइन चीज था यहाँ पर। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखेगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीजों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। अब हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाए, खत्म कहानी हो गया यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं लोग, उस चीज को एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन, जतुआई समझते हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं नहीं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में वो और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है आप। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठे, उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ ही, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी जैसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब के चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम कर रहा है। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतनी ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कहते कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कहते कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितना अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर। और कभी बिहार में आके दिखेगा तो एकदम में अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग भी मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है, मतलब सबके पास कमोबेश कुछ न कुछ चीजों की कमी है। लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है।
छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा ना, आप कुछ करिएगा ही नहीं कोई भी चीज का। एक पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा ना बहुत जरूरी चीज है यहाँ। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं लोग, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई है। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े जिन लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम लोग रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए, कोई कह सकता है कि इसमें आप में किसी को कठिनाई नहीं है, कोई भी कह सकता है? कभी नहीं कह सकता है। आप इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाइयाँ। कठिनाई का आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग यहाँ पर। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। और कठिनाई से आने से एक चीज और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे इसमें। बहुत जरूरी है इस चीज को, समाज का एक असली चेहरा दिखा कर रखना लोगों को। आजकल यंग जनरेशन जो है ना, अचानक सोचती है सफल हो जाए। अचानक कभी नहीं सफल हो सकते। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होगा आप लोग के पास जो देखे होंगे, रातों रात सक्सेस हो गए, होता है ऐसा। फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे ही खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बना देंगे खुद तेज जल जाएगा खाना। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़े। चाहे आप जिस फील्ड में, वॉट एवर फील्ड आपका, बेटर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के, प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ के निकलेंगे आप लोग। आप डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। और कई बार होता क्या है ना कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अकेले डिसीजन लेंगे। वो राजधानी चेंज कर दिया, दिल्ली से लेकर चल गया दौलताबाद, और गर्मी के दिन में आधा आदमी को ले जाकर मुआ दिया उधर ले जाकर। फिर कहा यार तो आधा मर गए, मुझे कैसे? कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाके मार दिया था। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिए। 2-4 बार आप देख लीजिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाए। तो दूसरे के ठोकर से आप सीख लीजिए ना। आदमी थोड़ी दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कीजिए। कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। कोई इस चीज का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है कि जहाँ से मन मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए जो भी चीज। हमको तो लगा था कि विजय केंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे,
हालांकि चीजें बहुत बताए, एक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीजों को लेके, डिसीजन को लेके, काफी अच्छी मित्र है हमारे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने में, हम लोग टीचर हैं, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज्यादा था, तो एक आध डिसीजन गलत ले रहे थे लोग, उन्होंने भी काफी इस चीजों में हेल्प किया था। तो किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। डिसीजन क्या ले रहे हैं आप सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है लोग डिस्कशन के नाम पे अपनी बतिया थोप देते हैं। 4 आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हम यहाँ मिला देते हैं। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचे। इंस्टेंट डिसीजन चीजों से बचेगा। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया। एक चीज अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना, एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीजों से कभी मत घबराइए। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड मेकअप करके रखिएगा। कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, इन लोगों को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। बस भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर माना गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल कुछ नहीं था, तो काना खुशी करवा जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो इस सब चीजों से बचिएगा और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में चीज। जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। ये बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये चीज, मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो बर्बाद कर देगा आपको। तो निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप जो है वो एकदम परफेक्ट है। चाहे जैसे भी गलतियां सबसे होगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको, यार कि कैसे आगे निकल गए आप। आएंगी चीजों को हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। आप शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है। आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने फाइनल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, बिना किसी काम का, किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते तो 4 को चीज सुना देता था, ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस एलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है। और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि
भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना। क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हल नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर खसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। और जो महिलाएं हैं, यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का। आप किसी कोई कहे कि आप कम है तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए कि दिखाएंगे तुमको, करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं, वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है, थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ी। ये गलती हम लोग से हुई है और वी एक्सेप्ट दिस। क्यों ना, अगर हम लोग से हो सकता था तो आजादी की इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहां से कहां पहुंचा चुके रहते थे। क्योंकि किस चीज की कमी है हम लोग के अंदर, थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया। तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें और आज आप लोग भी अब देश में कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दे, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश का। वरना एक से समय मिला है आप, हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकते हैं। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो वो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब अब सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई, 7,500। और हर साल रक्षाबंधन के बाद, पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहां पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। कुछ नसीब है वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अब फिर घरे में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहाँ से। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर, तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। युवाओं में यही तय है, भले जेब खाली हो, जेब में
गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो खाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, एक व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आएगी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, इन्होंने लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड ठोकरा, कोची का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। तुम्हें लिए कुछ का संडे काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहां पर, तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, और हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला, भाई देखो एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो मैं 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, तो खाने नहीं बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहे एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? कहा कि जहां काम करने गए ना उनके में से नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहां 15 मिनट पहले पहुंचते थे। तो भाई क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए लोग। भाई देखे तो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम आप 15 मिनट पहले पहुंच के देखो, वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट पहले ही काम चालू करते थे बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है। 1-8 मिनट लंच खत्म होने से पहले ही चले जाते थे, बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले जाते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं, नहीं बहुत पटांग बात बता रहे हैं आप, भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते। आज के टाइम पे जब वो 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बस अब क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक राख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट क्या हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा। नहीं,
तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो साइड कर देगा और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बापू, तुम खुद चौपट किया आपने। बेहतरीन ईमानदारी से उसूल बना के रखे। अरे सूखी रोटी खाना पड़े, एक ही रोटी का, आगे जाके धीरे धीरे सुधार होगा। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ा है तो ईमानदारी से ही आगे बढ़ा है। लूट कर आप एक दिन खुश रख सकते हैं, 2 दिन खुश रख सकते हैं, चोरी करके कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अस्थायी और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ईमानदारी करके। कितना दिन झूठ चलेगा जी आपका, कई दिन। वो आज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले जमाना अलग था कि मदारी देखा के ढोल बजा कैसे कर देंगे तो लोग चलाएंगे। अब नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया है। आपसे जानने से पहले वो पता करके आया आप कौन सी हैं। बहुत टफ हो चुका है आजकल यार, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम लोग का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, पहले क्या था कि बंद कमरे में क्लास होती थी, डिजिटल वगैरह नहीं होता था, तो आदमी पहले जो कोरोना के पहले का बता रहे हैं, उतना घर से नहीं भी मेहनत, जितना जो नहीं भी मेहनत करते थे ना वो भी चल जाते थे। अरे चलो ना बता देंगे, अभी तो बोल के देखिए, वो रिकॉर्ड है। आप 2 मिनट में तो जितनी ज्यादा बुलंदी पे जाइएगा, इंसान और पतंग जितनी ऊंचाई पे जाता है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो थोड़ा सावधानी से, ये इंडिया में सब चीज सीखने को मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा। और भगवान से उम्मीद करते हैं ऊपर वाला जल्दी से जल्दी आप लोगों को कामयाब करे, और इतने बुलंदी पे जाइए कि आप लोग की केस स्टडी हम लोग को कभी पढ़ना पड़े। इतनी आगे जाइए आप लोग कि एक समय हम लोग भी आपको देख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन सर, अभी क्या क्वेश्चन पूछने क्या खान सर से कुछ 2-4 नहीं? अरे पगारिए पब्लिक मेरे को वापस। अरे भाई बता दो, पूछना है कि नहीं पूछना है? अरे सुनो, अगर क्वेश्चन पूछना है हाँ है तो बोलो, ना है नहीं। रुको रुको, अरे दोनों बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा। हाँ, हाँ की आवाज कम है, अब ना बोलना है अगर नहीं करना। ना, दोनों की सेम सेम लग रही है, हार रही है पब्लिक। सवाल पूछने के नहीं, एक बार हाँ या ना, एक बार दोबारा से। अरे मुझे तो बताने दो अभी। हाँ, हाँ वाली पब्लिक, हाँ वाली पब्लिक ज्यादा लग रही है। एक बार ना का भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ ही है, फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं खान सर से। आइए भैया बताइए किसका सवाल है खान सर से। अभी हम बोले तो डाउट सेशन नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है। देखो सर, देखो आपने कहा था कि पढ़ाओ ऐसे कि डाउट सेशन ना लेना पड़े, और क्या ये मानेंगे नहीं? लेंगे जरूर। हाँ जी सर, बोलिए। सर, आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके। देखिए, बिल्कुल आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री को ले जाते हैं। आप बिजनेसमैन है, शायद इंटरेस्ट ना हो तो कर थोड़ा सा। तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो। उस चोट्टे ने गोली चला दी। लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर, गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी? न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद, 1919 की घटना है, 1940 में ऊधम सिंह, भारत का वह वीर अमर रहे, ऊधम सिंह जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के ऊधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे। और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझ आ गया मेरा नाम क्या है?
के लिए ये एक शर्म की बात हो जाएगी। उनकी आत्मा को उस दिन गर्व महसूस जब हम सब अपनी जाति धर्म मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी का लाएंगे यहाँ पर। आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है? आई एम इंडियन। बर्दाश्त कर पाओगे? लग नहीं रहा कि सुनना चाह रहे हो। एक बार हाथ जोड़ के, एक बार ऊपर 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 ऊपर। और कल से आज तक में सबसे ज्यादा एनर्जी इस स्टेडियम में आपके आने से हुई है। ये आप लोगों का प्यार है, ये जो आपने इतना सम्मान दिया, और ये आप लोग के माँ बाप का सिखाया हुआ संस्कार है। वरना आज के समय घड़ी सबके पास है, समय किसी के पास नहीं है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्योंकि आप बिहार से हो और फॉर्चुनेटली मैं भी बिहार से हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ बिहार से हैं। हम जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो आज भी जब एक बिहारी को देखा जाता है तो IAS, IPS, UPSC सर्विसेज के पीछे हम भागते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में हम लोग कहीं पीछे हैं, और एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ही थोड़ा सा शॉकिंग वे से देखा जाता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो। तो सर, आप इतने सारे इवेंट्स अटेंड करते हो, बहुत ही साधारण तरीके से आप चीजों को समझाते हो, देखते हो। आपकी नजर में बिहार एक एंटरप्रेन्योर राज्य कब बनेगा सर? आपका एक क्वेश्चन नहीं है उसमें, कई क्वेश्चन है। पहला कि हम बहुत सारा इवेंट अटेंड ज्यादा नहीं करते हैं, कुछ जो एजुकेशन से रिलेटेड रहता है वही करते हैं। दूसरा, बिंद्रा जी हमारे दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि खान सर आपको आना है, तो कुछ दोस्ती होती है, एक अपना दोस्ती का उसूल है कि हम आपकी बात नहीं काटेंगे, आप हमारी बात नहीं काटेंगे। तो एक वो अलग बात है। दूसरा, आप कहीं कि हम बिहार से हैं, हम उस बिहार से हैं जिसको मगध कहा जाता था, जिसकी सीमाएं अखंड भारत से थी। तो पहली बात, आप जितने लोग हैं आप ये समझिएगा हम उस बिहार से हैं जिसका नाम मगध था और जिसकी सीमाएं अखंड भारत से थी, और मेरा सपना है वही अखंड भारत। अब आते हैं वर्तमान बिहार पे, ठीक है? हम किस बिहार से, अब आपको बता दिए, मगध। तो अब हम आते हैं एंटरप्रेन्योर वाले। देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ चीजें उन्हें समझिए। जब आपके घर में खाने को नहीं रहेगा, गरीबी चरम पे रहेगी, तो सबसे पहले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी सोचता है, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, बच्चों को पढ़ाना हो, बूढ़े माँ बाप की इलाज का पैसा हो। तो हमारा बिहार में क्या है ना कि एक बाढ़ ऐसी समस्या है और जनसंख्या घनत्व तो जाते हैं। यूपी बिहार की दोनों की जनसंख्या प्रॉब्लम, ये दोनों का कॉमन फेस था। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, और दूसरा क्या चीज है ना कि एजुकेशन का वो जो लेवल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था वो अभाव हो गया। तो ज्यादातर लोग ना उस सिक्योरिटी को ही पूरा ना कर पाए। अब आप बताइए, किसी के अपने बच्चे का फीस का नहीं है कि 6 महीने बाद 6 महीने का उसका फीस बढ़ गया है, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं है। अब वो किस हिसाब से एंटरप्रेन्योर के लिए सोचेगा? आप जरा इसको छोड़ के अमेरिका चाहिए, इतना बड़ा लैंड मास है अमेरिका के पास, कनाडा के पास कुछ भी नहीं तो किसी के पास 500 एकड़ जमीन है। अब बताइए, क्या उस 500 एकड़ जमीन का मालिक सोचेगा कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे होगा? नहीं भैया, 500 एकड़ में 100-200 गाय पाल देगा तो फर्स्ट क्लास की जिंदगी जी लेगा। तो एंटरप्रेन्योर आता है एक स्टेप के बाद। तो सबसे पहले हम क्या है ना, पहले तैरना सीखें, उसके बाद ओलंपिक में जाएंगे मेडल लेने के लिए, डायरेक्ट ओलंपिक में नहीं। तो हमारे बिहार में ना अभी ये बहुत समस्या है। ये चीज एक ना अभी ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोड़े रहेंगे वही बिहार है ना जिसने पहाड़ काटा था ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये जरूर बदल जाएगा यहाँ पर, और वो पुराना मगध के रूप में जरूर आएगा। और थोड़ा ये समस्या आप खुद फेस करिएगा
कि एक इंसान के पास जब इतने चरम पर गरीबी आ जाएगी तो उसको ये सब नहीं सूझेगा। अब एंटरप्रेन्योर के लिए आपको चाहिए कैपिटल, पैसे चाहिए, आपके पास 3 टाइम्स मनी चाहिए। एक रनिंग मनी चाहिए, कुछ बैकअप मनी चाहिए, कुछ लॉक मनी होता है कि आपका बिजनेस में पैसा फंस गया है, कुछ रनिंग में चाहिए, कुछ बैकअप में चाहिए। और ये उसके पास खुद की फैमिली को चलाने के लिए नहीं है। तो एक सिंपल सा रास्ता दिखता है कि बच्चे को क्या किए, खेती से कुछ पैसा मिला, कोई जानवर पाल लिए, गाय भैंस, कुछ पैसा मिला, बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि पढ़ाई में पैसा ज्यादा लगता है बट धीरे धीरे करके लगता है। तो उनके लिए एक सिंपल सा रास्ता यही था कि थोड़ा बहुत पैसे को भेज दो, 2-4 हजार महीना देते रहेंगे, वो बच्चे वहां कहीं ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कोई काम कर लेंगे, पढ़ के IAS ऑफिसर बन जाएंगे, कोई छोटा मोटा भी जॉब कर लेगा। तो रेलवे, SSC, UPSC हर जगह कब्जा करके बैठ गए यहाँ पर। लेकिन उसके बाद बैकअप नहीं। जिस दिन उसके बाद बैकअप आ जाएगा तो क्या छोड़ेगा पीछे? नहीं छोड़ेगा। आप खुद से देखिए, आप कहते हैं कि बिहार में एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप किसी को बिजनेस के लिए लोन मांगने के लिए ना नहीं मिलता है बेचारे को, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लोन नहीं मिलता, फंड प्रॉब्लम है यहाँ पर। जिस दिन फंड प्रॉब्लम दूर हो जाएगा ना, उस दिन वो फिर परेशान कर देगा एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज को। इस चीज को भी जल्दी से उभरेंगे लोग। ये जो बहुत पैसे का प्रॉब्लम रहता है रियल में। अच्छा, गरीबी सबसे पहले तोड़ती है तो कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कॉन्फिडेंस तोड़ती है। हम फ्राइडे की घटना बता रहे हैं, फ्राइडे की, आज संडे है ना, फ्राइडे की हम पढ़ा के उतर रहे थे ना, एक लड़का हमारे पास आया, कहा कि सर फीस 2-3 किस्त में कर दी। तो हम कहे क्या दिक्कत है बात? कहा कि सर अभी नए नए आए हैं, घर से उतना पैसा नहीं मिलता है, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अब क्या उम्मीद करती हो एंटरप्रेन्योर का हिम्मत लाएगा वो? आप सोच सकते हैं तो अभी वो उसके पास उतना कहाँ से स्टार्ट करेगा वहां? तो पहले खड़े होने के लिए तो आए वहां पर। कॉन्फिडेंस तोड़ देता है गरीब। और एंटरप्रेन्योर के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉन्फिडेंस। कितना भी टेंशन में रहेगा ना, उसको कॉन्फिडेंस, अरे यार इस प्रॉब्लम से हम निकाल लेंगे। और गरीबी का पहले एक लेवल से ऊपर उठेगा, फिर वो भी बदल के दिखाएंगे आपको। कुछ दिन वेट कीजिए, हो सकता है कुछ सालों बाद हम आए तो बताएं कि देखिए बदली हुई सूरत दिखती है यहाँ पर, जरूर। हाँ जी सर, हेलो, भारत माता की। क्वेश्चन के आंसर में मन करता है जय हो बजा दे हर बार। क्या लगता है? अभी रोक के रखे हैं, जाने दे। क्या कह रहे हो, जाने दूं? रोक लूं? अच्छा तो ठीक है, मेरे सवाल पूछ ले भाई। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है। मेरा नाम विपुल शुक्ला है और मेरी एज अभी 21 है, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया है। तो मैंने चाणक्य नीति पढ़ी थी। तो चाणक्य नीति में चाणक्य जी एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि जंगल में जो टेढ़े पेड़ होते हैं वो बाद में कटते हैं, लेकिन जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो तुरंत कट जाते हैं। तो आप मतलब तो समझ गए होंगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपसे मतलब सेल्फिश ज्यादा होते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन 21 में जितना मैंने अभी तक काम किया है, बहुत ही टेढ़ा पेड़ है ये बहुत टेढ़ा पेड़ है जो सवाल पूछ रहा है। खान साहब एक बार आप जाओ इसको। देखिए, समझिए ध्यान से, जैसा देश वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं की जाए। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। एक ऐसा, हाँ, अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए सब लोग।
हम लोग रहते वास्को डी गामा को बांध के मारते पहले। जी सर पूछिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम सत्या पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। अरे बाप रे, मिर्जापुर। अरे वो पीली भाई थी ना कोई। विवेक बिंद्रा सर भी मिर्जापुर की बहुत बात करते हैं, लेकिन देखने के लिए नहीं करते हैं वो। मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं और उसमें क्या विशेष बदलाव की जरूरत है अभी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या थोड़ा कुछ हम लोग को ज्ञान की बातें बताएं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत खराब है। अगर इससे सरकार, देखो 30,000 जनता है, अगर आज आप इस आवाज को उठाएंगे तो सरकार के पास भी जाएगी। देखिए हमारी लाइफ का उसूल अलग है। हमें जो करना है हम खुद से करते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठते। तो हमें जो करना रहता है ना, हम ये सोचते नहीं कि गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, खुद से करना है। और भारत का सिस्टम प्राचीन काल में इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट था, हर गांव का अपना बढ़ई होता था, लोहार होता था, उसका अपना बिजनेस के लिए वो एक मंडी होती थी, इंडिपेंडेंट था। अमेरिका की तरह नहीं कि 10 गांव के बाद एक ये इस तरह की इस एरिया में केवल रेसिडेंस रहेगा तो मार्केट वहां रहेगा। तो हम लोग शुरू से हम लोग विगत कुछ सालों में खो दिए। एजुकेशन क्या है कि इसकी एक सबसे बड़ी खराबी है कि एजुकेशन में जब आप बदलाव देखेंगे वो तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को आप सोचते हैं अच्छा एजुकेशन दे, उसमें बदलाव आपको 20-25 साल बाद दिखेगा। वो छोटा बच्चा क्या कर लेगा उसको अपने, तो इस वजह से बहुत सारे लोग एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। अरे यार 20 साल बाद होगा यहाँ, और जो आए जिनके पास इतना पैसा है, जो 20 साल तक उस चीज को संभाल सकते थे, वो पैसे कमाने पे लग गए, लूटने पे लग। किसी को बुरा लग जाएगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं। बुरा लगने के लिए बोलिए, बुरा ना लगे तो फिर बोले फायदा क्या है। जो गलत को गलत नहीं करेंगे तो वो खुद को सही समझने लगेगा। तो अब हो क्या है भैया, इतना चीजें टफ थी, एजुकेशन इतना महंगा होते गया था, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि सोचो एजुकेशन कैसे महंगा हो गया। ये बताओ भाई कि पढ़ाईला में कौन चीज आ रहा है। अरे खूब से खूब गला फंस गया तो मुलेठी की जड़ सब्जी मंडी से खरीद के चबा लीजिए रात भर, और कौन चीज आता है इसमें नहीं समझ में आया। किसी भी चीज को रनिंग कॉस्ट एक होता है, लेकिन लाखों में चीजें जाती हैं। हमको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो शुरुआत में हमने भी कहा कि भैया हमसे अपने हो सकता है चीजों को करें। तो हमने 2 चीज किया, गौर कीजिएगा। फीस को उस लेवल पे ले गए कि जिससे नीचे सर्वाइव, मतलब एकदम मिनिमम ले गए, लेकिन उसी दौरान क्वालिटी को मैक्सिमम रखें। क्वालिटी को एकदम मैक्सिमम रखे, वरना केवल फी कम करने से क्या होता है भाई, सरकारी में तो पैसे नहीं लगता है। सरकारी स्कूल में तो पैसे नहीं लगता है। तो फी कम करके क्वालिटी को बढ़ाना, इससे क्या हुआ ना कि गांव का लड़का जो एफोर्ड नहीं कर सकता था पढ़ाई, अब सब एफोर्ड करने लगा है। और आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में आपको एक बदला हुआ समाज लगेगा जब लोग सवाल करना सीख जाएंगे। सवाल जब पूछने लगेंगे ना तब समझ में आएगा। अब क्या है कि जो लड़के पढ़ने लगे ना, पहले में और अभी में बहुत अंतर आ गया। पहले लड़के आते थे तो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, अभी सीख के आ रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा काम किया तो डिजिटल इंडिया, ये ऑनलाइन क्रांति के माध्यम से लिमिट नहीं रहते। जैसे ये आपका एक स्टेडियम ही है, इतना बड़ा है, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है लिमिटेशन है। हमको तो लगता है हमारे एप्लीकेशन पे 71 लाख से ज्यादा लड़के हैं इनरोल, लिमिट नहीं है उसका, तो वो उस माध्यम से पहले। और ऐसे देश में जब आगे कारवां बनता है ना तो लोग आते जाते हैं। अभी हजारों खान सर आएंगे, हजारों आप जैसे लोग आएंगे, हजारों विवेक बिंद्रा आएंगे। फिर एक समय आएगा जब ये देश की सूरत बदलेगी और शायद हम लोग उस बदलते सूरत के गवाह बनेंगे कि हमारे सामने यह देश बदला था। भले हमने आजादी नहीं देखा, लेकिन बदलते हुए देश को जरूर देखा था, और जरूर देखेंगे हम लोग इस देश को बदलते हुए। धन्यवाद। करवा दूं? अरे आप सबने डीजे वाले को कहा क्वेश्चन बंद करवा दूं? चलने देने? तो
अच्छा बजा ले गाना, तू भी अपनी पूरी कर ले, आज की तेरी दिहाड़ी नहीं हुई। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछना। जी बिल्कुल। हाँ, बीइंग एन एजुकेटर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ शायद ये समस्या आप बिहार और यूपी में भी देखते होंगे, जो स्कूल लेवल का बच्चा है और जो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो अभी अपने करियर को लेकर या उस ज़्यादा चिंता नहीं हो, ज़्यादा विचार नहीं कर रहा है, वो बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। उसको जोर जबरदस्ती करके पढ़ाना पड़ रहा है, उसके पेरेंट्स के दबाव में, क्लास के हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा तू भैया पढ़ ले, तो थोड़ा सीख जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, वो अपने मोबाइल में, खेल में और दूसरे कामों में व्यस्त हो जा रहा है। तो उसके अंदर वो ललक पैदा करना, वो कैसे करी जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे इस साल आपने एनसीईआरटी का सिलेबस अपना अगर आपने देखा हो तो इस साल सिलेबस को काफी कम किया गया। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जैसे जो सिलेबस पहले था, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस था, वो ऑलरेडी कम था, बजाय के यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की बनस्पत, और वो सिलेबस ऑलरेडी और कम कर दिया। तो जो बच्चा स्कूल लेवल पर सीखना चाह रहा था, जो उसको सिखाया जाना था, वो चीजें सिखाने के लिए बिल्कुल गायब भी कर दी। जो चीजें आगे उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में काम में आती है, वो भी उसके पाठ्यक्रम। देखिए चीजें जो है ना, पहले के जो सिलेबस में थे तो बहुत सारी चीजें नई आ गई। जैसे हम लोग के टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर की चीजें आ गई यहाँ पर, तो चीजें बहुत सारी चेंज भी होती हैं। और रही बात जो पढ़ने के लिए, तो एक शब्द होता है संगति, उसका अर्थ होता है संग गति, एक साथ गति करना। तो जिस माहौल में रहेंगे ना, थोड़ा उसका असर बहुत ज्यादा पड़ जाता है संग गति का। तो लड़कों को हॉस्टल में या फिर एक जगह क्यों भेजा जाता है? थोड़ा उसके माहौल का भी असर पड़े। और धीरे धीरे लड़के जब सिंसियर होते हैं ना, तो अपनी चीजों को समझने लगते हैं।